दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के एमपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बताने और समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। ओके, तो इस लगभग मैंने सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताया, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सभी सब्जेक्ट के बताए। आपका बिजनेस स्टडीज का भी बता दिया है, सोशियोलॉजी का बताया है, तो सभी सब्जेक्ट का लेखा शास्त्र कर लिया गया था। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर कुछ समय निकालकर हमारा भी क्या है कंप्लीट करा दीजिए। मैंने आप लोग का कहना किया है। ओके, तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं और टाइप करके सॉल्यूशन आपके लिए भी तैयार किया गया है। भले आपको पता है लेखा शास्त्र के जो आपकी तालिका वाले क्वेश्चन रहते हैं कितने खतरनाक रहते हैं। ओके, उन्हीं से सबको ज्यादा आपको डर लगता होगा। ओके, तो उनमें आपको क्या मेहनत करनी है, प्रैक्टिस लगातार उनको करते रहिएगा क्योंकि उन क्वेश्चन को आना फिक्स रहता है। ओके, तो मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं, ध्यान से अंदर देखिएगा। ओके, ताकि आप समझ सके किस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारा सही विकल्प रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है साझेदार का फर्म से संबंध होता है, तो क्या संबंध होता है? तो क्या हो जाएगा, स्वामी और सेवक का क्या है संबंध होता है। ख्याति है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ख्याति हमारी क्या है, एक स्थायी संपत्ति होती है। नेक्स्ट, नए अनुपात से पुराना अनुपात घटाने पर प्राप्त अनुपात हमारा क्या कहलाता है? तो प्राप्त अनुपात हमारा क्या है, लाभ अनुपात कहलाता है। यदि हम नए अनुपात से पुराना अनुपात घटाएं, जो अनुपात हमें प्राप्त होगा वो लाभ अनुपात कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिभूति प्रीमियम है, तो प्रतिभूति प्रीमियम आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका पूंजीगत लाभ है। पूंजीगत लाभ है। चिट्ठे को कहा जाता है, तो चिट्ठे को दोस्तों कहा जाता है स्थिति विवरण कहा जाता है। आदर्श तरल अनुपात होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:1 होना चाहिए। कंप्लीट हो जाता है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है किसानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है साझेदार बनने के लिए व्यक्ति में डेड्रेस करने की योग्यता होना चाहिए, तो क्या करने की योग्यता होनी चाहिए? अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनुबंध। आगे देख लेते हैं। ख्याति लाभ कमाने में डेड्रेस होती है, तो क्या होती है? सहायक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? सहायक होती है। ख्याति लाभ कमाने में सहायक होती है। नेक्स्ट, अंशहरण खाते को शेष चिट्ठे के डेड्रेस पक्ष की ओर दर्शाया जाता है, तो दायित्व की, इसका राइट आंसर आपका दायित्व। राइट आंसर दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें डेड्रेस कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तनशील ऋण पत्र। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैंक अधिविकर्षक को चालू डेड्रेस माना जाता है, तो क्या माना जाता है? दायित्व माना जाता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका दायित्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंशों के निर्गमन से प्राप्त रोकड़ डेड्रेस क्रिया है, तो ये हमारी क्या है? वित्तीय क्रिया है। तो जगह इसका राइट आंसर होगा वित्तीय। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, यहाँ आपका वित्तीय में ये बात दी होगी। ओके, तो वित्तीय आपके इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन सत्य। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ विभाजन पूंजी के अनुपात में किया जाता है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है, तो ये दोस्तों हमारा सत्य हो जाएगा कि अनिवार्य नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाते हैं, ये भी दोस्तों हमारा क्या? असत्य हो जाएगा। ये हमारा असत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्म के विघटन पर लेनदारों को किया गया भुगतान वसूली खाते में डेबिट किया जाता है, तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करती, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी होती है वो अपना प्रविवरण जारी नहीं करती है। मूल्यह्रास एक गैर रोकड़ मद है, तो ये भी दोस्तों हमारा क्या? सत्य हो जाएगा। तो सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट टाइप करके सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया गया। एक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ध्यान से देखकर आप क्या समझते जाइएगा। ओके, फिर अब हमारी रहती सही जोड़ियां। सही जोड़ी में पहला चालू खाता, तो चालू खाता दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा चालू खाता हो जाएगा स्थायी पूंजी विधि। दूसरा हमारे त्यागी साझेदार, तो त्यागी साझेदार हो जाएगा दोस्तों हमारा क्षतिपूर्ति। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा संचिति की राशि का भाग, तो संचिति की राशि का हमारा भाग क्या हो जाएगा? मृत साझेदार का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा व्यापारिक देयता, तो व्यापारिक देयता हमारा क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लेनदार आवर्त अनुपात, तो ये हो जाएगा चौथा। पांचवा है उधार क्रय, तो उधार क्रय दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका विविध लेनदार। ओके, विविध लेनदार हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका पांचवा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऋण पत्र स्कंद, ऋण पत्र स्कंद हो जाएगा दोस्तों हमारा पूर्णदत्त होना, ये हो जाएगा छठवां। फिर नेक्स्ट है संचित पूंजी, तो संचित पूंजी हो जाएगा कंपनी का समापन। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो जाते हैं? सही जोड़ियां। आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है।
पहला है कि एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम सदस्यों की सीमा है तो क्या है 50। बैंकिंग व्यवसाय में क्या है 10 होती है, बाकी हम कहें अगर फर्म में तो 50 होती है। अगर लिखना भी चाहे तो क्वेश्चन में आप एक बार से लिख दीजिएगा कि बैंकिंग व्यवसाय में क्या 10 होती है। बैंकिंग व्यवसाय में 10, बाकी इस बार से 10 यहाँ आपको 50 लिखना है। नेक्स्ट लेखांकन क्रमांक 10 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर लेखांकन जो क्रमांक 10 होता है वो आपके किससे संबंधित होता है? तो संपत्ति से होता है आपका, तो संपत्ति हो जाएगा। साथ ही आपका संयंत्र से होता है, तो संपत्ति, संयंत्र एवं क्या उपकरण, उपकरण उपकरण के लेखांकन से। आगे नेक्स्ट हमारा कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंधित प्रलेख को कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नोट कर लीजिएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लिखना किस प्रकार से? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब तक किए गए अंशों का विक्रय क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है पुनः निर्गमन। क्या कहलाता है? पुनः निर्गमन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंपनी के लाभ को चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो इसे संचय एवं आधिक में, संचय एवं आधिक में दिखाया जाता है। संचय एवं आधिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है? तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा आपका संचालन क्रियाओं का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचालन क्रियाओं का। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है, तो हमारा प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीमियम, प्रीमियम पर निर्गमन। इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। तो अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से उत्तर। पहले ही बता देता हूं सॉल्यूशन तैयार करने में काफी ज्यादा मेहनत लग गई है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आगे अब आपकी बोर्ड एग्जाम होने वाली है, तो बोर्ड एग्जाम होने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको लिखा सास की आपको तैयारी कराऊं 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की प्रकार से महापुरुष बता दूं, वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दूं। तो अपनी तरफ से सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, क्योंकि आपको पता है और जो अदर सब्जेक्ट जितने स्टूडेंट होते हैं उसके अपेक्षा लिखा का शास्त्र क्या है कम स्टूडेंट क्या सपोर्ट करते हैं। जब आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो क्या है कुछ आपका सपोर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हम जो आपको मटेरियल तैयार करते हैं, अब जैसे आपके लिए पूरा टाइप करके सॉल्यूशन तैयार किया गया है, तो आपका पता होगा कितने इसमें ज्यादा मेहनत लगी हुई है। टीचर का पूरा एनालिसिस रहता है, साथ ही पूरा आपको टाइप मटेरियल रहता है, तो क्या इसमें कॉस्ट लगी होगी। और उसमें मिलता कुछ हम लोग को इतना है नहीं है, तो इसलिए आपके लिए कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन अगर सपोर्ट रहता है तो हाँ ये रहता है कि आप पढ़ रहे हैं तो हम आपके लिए मेहनत करें। तो देख लेते हैं प्रश्न 6 में से हम देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख का क्या अर्थ है? अथवा क्वेश्चन है फर्म से क्या है, अथवा शायद बताऊंगा मॉडल पेपर है, अथवा शायद में क्वेश्चन हो सके तो प्रैक्टिस पूरी करना है। तो साझेदारी संलेख का क्या अर्थ होता है? तो ये आपका जितना लिखना है पेपर जिस हिसाब से लिखना है उस हिसाब से पूरा सॉल्यूशन तैयार किया गया है। तो साझेदारी व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से साझेदारों द्वारा किए गए परस्पर समझौते के द्वारा तय की गई शर्तों को क्या साझेदारी संलेख कहते हैं। जब भी क्या है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो पार्टनर हम चुनते हैं, जब अपने पार्टनर चुनते हैं तो फिर हम जब कंपनी को चलाने के लिए जो शर्तें क्या है निश्चित करते हैं, और साझेदार आपस में मिलकर जो पार्टनर होते हैं जो निश्चित क्या करते हैं शर्तें निर्धारित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं साझेदारी संलेख कहते हैं। यह लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, लेकिन भविष्य में होने वाले विवादों को निपटाने के लिए इसका लिखित होना अधिक उपयुक्त है। जैसे हमने आपस में बात कर ली कुछ भी चीज की, फिर अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में क्या है कहेंगे कि भाई इसने ऐसा कहा, तो माना थोड़ी ना जाएगा, लिखित होना चाहिए। गवर्नमेंट के कुछ कागजों में पूरा क्या है लिखित होगा, तब आपका क्या है अगर आप आगे चलकर आपका विवाद हो जाता है तो उसे निपटाने के लिए लिखित चीजें लगती है। नेक्स्ट अथवा हमारा क्वेश्चन है फर्म से क्या है? तो साझेदारी फर्म एक प्रकार का व्यवसाय है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग किसी संगठन के सह स्वामी बनते हैं। मतलब फर्म कभी कहलाएगा, फर्म कोई भी बिजनेस तभी फर्म कहलाएगा जब उसमें 2 या 2 से अधिक लोग क्या है मिलकर अगर व्यवसाय करना है तो आपका क्या फर्म कहलाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 7वां है एक साझेदार के निवृत्त होने के कोई 2 कारण बताइए। अथवा क्वेश्चन है आंतरिक कोष से क्या आशय है? तो कि एक साझेदार के निवृत्त होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, या तो मैंने 4 कारण दिए, 203 आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साझेदार निवृत्त होने के कारण कौन कौन से हैं? पहला सूचना देकर हो सकता है, कि पहले से सूचना देकर क्या निवृत्त हो जाए। वृद्धावस्था के कारण कि अगर कोई बूढ़ा हो जाता है, तो फिर वो हट सकता है। तीसरे अस्वस्थ होने के कारण, कोई बीमार हो जाता है तो भी क्या एक साझेदार अपना हट सकता है। और मतभेद होने के कारण लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपस में, तो कहते हैं नहीं करना तुम्हारे साथ बिजनेस हटो, तो तब भी इस प्रकार से हो सकता है। तो ये कारण होते हैं। बस एक बार आपको क्या है कि हेडिंग बैंड में याद रखनी है और आप पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ लेते हैं तो सिंपल है। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं है उसके आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े,
की सूचना देकर अगर बूढ़ा हो चुका है तब हट सकता है। ओके, ये अस्वस्थ हो गया है, बीमार हो गया है, या क्या है लड़ाई झगड़ा मतभेद हो गया तो इस प्रकार से आपको माइंड में जैसे मैं बता रहा हूँ इस प्रकार रखिएगा, फिर अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। आंतरिक कोष से क्या आशय होता है? तो आंतरिक कोष को वित्त के आंतरिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। यह वह निधि है, यह निधि यानी वह पैसा है जो क्या है एक व्यवसाय अपने स्वयं के संचालन और गतिविधियों से उत्पन्न करता है। इस निधि का उपयोग अक्सर दिन प्रतिदिन के संचालन और विकास के कार्यों में किया जाता है। मतलब जो ये आंतरिक कोष होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दिन प्रतिदिन जो कंपनी के क्या खर्चे होते हैं, उनके विकास के कार्य होते हैं, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। सिंपल है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 8वां है, वसूली खाते को समझाइए। 8वां क्वेश्चन है, फर्म के विघटन के समय कौन से खाते खोले जाते हैं? तो वसूली खाते को आपको यहाँ समझाना है कि वसूली खाता मार्ग क्या है? साझेदारी फर्म के विघटन पर संपत्तियों तथा दायित्वों के खाते बंद करने के लिए संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को क्या है लेखा करने व दायित्व के भुगतान को लिखने हेतु तैयार किया गया खाता क्या है? वसूली खाता कहलाता है। इसे क्या है रोकीकरण खाता भी क्या है कहा जाता है। तो आगे देख लेते हैं। 8वां में क्वेश्चन है कि फर्म के विघटन के समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? जब भी क्या है फर्म का विघटन या समापन हो जाता है तो कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? एक तो वसूली खाता, यही वाला खाता खोला जाता है क्योंकि इसमें क्या है जितनी भी संपत्ति दायित्व के जो खाते बंद होते हैं तो उनका क्रय विक्रय की जो विक्रय की बात आती है, ओके, दायित्व के भुगतान की बात आती है, वो किसमें लिखी जाती है? वसूली खाते में। तो फर्म के विघटन या समापन के समय क्या है वसूली खाता चाहिए है। दूसरा, साझेदारों को क्या है पूंजी खाते भी चाहिए पड़ते हैं। साझेदारों को ऋण खाते चाहिए, रोकड़ खाते जैसे बैंक खाता कहता है। तो हमें फर्म का विघटन करना है, समापन करना है, तो ये सब खाते में चाहिए पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 9वां है कि न्यूनतम अभिदान से क्या आशय है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं? ओके, अब यहाँ देखिए अभिदान लिखा है तो अभिदान शब्द इस पे लगता है, लेकिन आप जानते हैं सब्सक्रिप्शन लेना। ओके, किसी भी और कोई आपसे कहते हैं जैसे आपके कोर्स ज्वाइन करें तो ये मैंने आपका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। ओके, और बहुत सारे आप जगह अगर आप देखते हैं ओके जैसे Amazon हो गया तो उनको बहुत चीजें होती हैं जो पेड होती हैं तो सब्सक्रिप्शन हम कहलाता है। ओके, तो अभिदान शब्द आपने बहुत कम सुना, सब्सक्रिप्शन जानते होंगे। ओके, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या कहलाता है देख लेते हैं। कंपनी द्वारा निर्मित पूंजी के उस भाग को न्यूनतम अभिदान कहा जाता है जिसकी प्राप्ति के बिना किसी भी अंश पूंजी का आवंटन नहीं किया जा सकता। यानी जो भी शेयर के जो पैसे हैं वो क्या है आवंटित नहीं किए जा सकते हैं। ओके, उस पूंजी को कहा जाता है। न्यूनतम अभिदान की राशि कितनी भी होती है, कितनी होगी, यह कंपनी की प्रगति, आकार आदि पर निर्भर करती है, किंतु फिर भी यह राशि इतनी अवश्य होनी चाहिए जिससे कंपनी प्रारंभिक रूप से किए जाने वाले व्ययों के भुगतान की व्यवस्था किए जा सके। ओके, न्यूनतम अभिदान आपका ये कहलाता है। अधिकृत पूंजी क्या है, किसे कहते हैं? तो यह कंपनी की अधिकतम अंश पूंजी है। इसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में होता है। इससे कंपनी का सम्मेलन होता है, अतः इसे क्या है पंजीकृत अंश पूंजी भी कहते हैं। तो ये आपका दिया अधिकृत पूंजी के बारे में कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 10वां आ जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक कंपनी क्या 100 रुपए वाले 15,000 समता अंश जनता के निर्मित किए हैं। संपूर्ण राशि की एक मुक्त क्या होती प्राप्त हो गई है। कंपनी की पुस्तकों की आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। और अथवा में हमारा है स्कंद क्या है। तो देखिए किस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। ओके, थोड़ा ब्लर सा होगा लेकिन क्या है समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से हम आपको यहाँ बनाना है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से आपको बनाना है। पूरा अब आपको ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ये पूरा इसका मेथड होता है। ओके, इतना तो है नहीं कि 1-2 मिनट में आपको समझा दूं। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लॉन्ग जो 4-4 नंबर वाले यही आपके आने वाले तालिका वाले पूरे क्वेश्चन रहने वाले 4-4 नंबर के कि इसकी प्रश्न कीजिए। ओके, इसका आप क्या रोज नामचा बनाइए। तो ये आप सभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके हैं और अच्छे से आप करके प्रैक्टिस करिएगा। और ये ऐसे आप अपने से नहीं सीख सकते। इनको क्या है आप यूट्यूब पर क्या है किसी टीचर का सपोर्ट लीजिए या आप कोचिंग करते हैं तो सपोर्ट लेकर आपको क्या आप कहेंगे तो मैं आपको सिलेक्ट किया है प्रैक्टिस करा दूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा स्कंद क्या है। तो कंपनी को उसके अंशों पर आवंटित रकम का जब पूर्ण भुगतान प्राप्त हो जाता है तो ऐसे अंशों को क्या है स्टॉक या स्कंद में बदला जा सकता है। अतः स्कंद आवश्यक चुकता अंशों की क्या एकत्रित राशि होती है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, बाकी दोस्तों प्रॉपर अगर तैयारी करना चाहते हैं अभी भी आपके पास टाइम है। ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, अगर जितना समय बचा हुआ है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं लेखा शास्त्र सब्जेक्ट की और वहां का सारी क्लासेस के क्लास 12th अकाउंटिंग सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मिलेगा क्या? कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जैसे टाइप करके जैसे आप देख रहे कंटेंट इसी बार से पूरा टीचरों ने क्या टाइप करके लिए आपकी तैयार किया है। साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी रहेंगे, साथ ही मॉडल पेपर भी आपको दिया जाएगा। ये मॉडल नहीं और भी कई प्रकार के आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे। ओके, एमपी बोर्ड के पैटर्न के अनुसार जिन्हें आप प्रैक्टिस कर लेते हैं कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करके लिखिए 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज करके कोर्स के जानकारी ले सकते कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा आपको उसमें डिटेल से मटेरियल मिल जाएगा, अच्छे से आप क्या तैयारी कर पाएंगे और इजी लैंग्वेज में रहेगा। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 11वां है अंशों के समर्पण से क्या अर्थ है। 8वां क्वेश्चन है अंशों के हरण से क्या तात्पर्य है।
तो देख लेते हैं अंशों के समर्पण से क्या अर्थ पूछे है। तो कोई भी अंशधारी जब अंशों का देय याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है, क्योंकि जो अंश धारक है, अंश यानी क्या है, शेयर मार्केट आपने देखा होगा तो उसमें जो शेयर होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। अब इसकी आपने देखा होगा यहाँ की लैंग्वेज थोड़ा क्या है, हिंदी वाली डिफिकल्ट यहाँ हो जाती है, इंग्लिश वाले लोगों के इजी होगी। ओके, जो हम नॉर्मल यूज होते हैं शब्द जैसे म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, ओके, शेयर आपने सुना, शेयर बाजार सुना, शेयर मार्केट सुना होगा, लेकिन जब इनका ये अंशों के बारे में शेयर की बात हो रही है तो अजीब से लगता है थोड़ा। ओके, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब भी क्या है कोई अंशधारी जो शेयर ले रहता है, जब वो याचना राशि उसका भुगतान नहीं कर पाता, उसे चुका नहीं पाता है, ओके, उसे देने में असमर्थ होता है, तो इस स्थिति में क्या है वह अपने धारण किए गए अंशों को जो उसके पास शेयर हैं अधिकार अपना त्याग देता है, वो छोड़ देता है कि मेरे अंश नहीं है, और उन्हें क्या कंपनी को वापस लौटा देता है, जिसे हम क्या कहते हैं अंशों का समर्पण कहते हैं। यानी उसने अपने शेयर को खुद स्वयं क्या कंपनी को दे दिया, समर्पण कर दिया, नहीं खुद क्या दे दिया है अंशों को अपने। ओके, क्यों दे रहा, क्योंकि ये याचना या जो राशि है उसका क्या भुगतान नहीं कर पाए। नेक्स्ट, अंशों के हरण से क्या तात्पर्य हो जाए है, तो अंशों का हरण कर लेना, हरण यानी छीन लेना, यानी अंशों का रद्द कर देना, उसके अंश नहीं माने जाएंगे, तो अंशों का रद्द करना अंशों का हरण कहलाता है। इस बार से और भी आप लिख सकते हैं 2 लाइन में, मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में आप बता दिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न 12वां है, तो आगे प्रश्न 12वां है, चालू अनुपात तथा तरल अनुपात में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा में हमारा क्वेश्चन है शुद्ध लाभ अनुपात की गणना इसकी हमको करनी है। ओके, चलिए देख ले सॉल्यूशन। ओके, ये सॉल्यूशन अगर पीडीएफ अगर प्राप्त करनी है पूरा प्रैक्टिस के लिए तो आपका इसी 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ आप ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं चालू अनुपात और तरलता अनुपात में अंतर। ओके, तो तरल या तरलता अनुपात की बात है आपका। ओके, चालू को क्या चल अनुपात भी कहते हैं, तो चल चालू और त्वरित तरलता। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना, तो ये आपका दिया हुआ है 2 नंबर का 2 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। ये आपका चल अनुपात, यह अनुपात चल संपत्तियों तथा चल दायित्वों के बीच क्या संबंध की व्याख्या करता है। नाम है चल अनुपात, यानी जो चल संपत्तियां होती हैं। त्वरित या तरलता अनुपात, यह अनुपात तरल संपत्ति और चल दायित्व के बीच क्या है संबंध को व्याख्या करता है। कंपनी की अल्पकालीन शोधन क्षमता मापने के लिए यह अनुपात का उपयुक्त नहीं माना जाता, चल अनुपात को उपयुक्त नहीं माना जाता है यदि हमें क्या है कंपनी की अल्पकालीन शोधन करना है। ओके, जबकि त्वरित अनुपात क्या है कंपनी की अल्पकालीन शोधन क्षमता मापने के लिए यह उपयुक्त माना जाता है। सिंपल है। अब नेक्स्ट हमारे इस से क्वेश्चन है, इसमें मैं शुद्ध लाभ का की गणना करनी है, शुद्ध लाभ अनुपात की गणना करनी है। सिंपल है, शुद्ध लाभ का फॉर्मूला आपसे बनना चाहिए। शुद्ध लाभ का अनुपात का फॉर्मूला क्या है, कर के बाद शुद्ध लाभ प्राप्त होता है उसका गुणे 100 बटे हो जाएगा बिक्री। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है, बस सिंपल आपको इसमें वैल्यू रखनी है। कर के बाद शुद्ध लाभ हमारा क्या है 80,000 वो रख दिया, गुणे 100 कर दिया। विक्रय हमारा कितना दिया है, आपका दिया हुआ है कितना, अब 12,80,000 दिया, तो बस वो आपको रख देना है। सॉल्व करेंगे तो आपके इस प्रकार से आ जाएगा 6.6 बस फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला बेस्ड है आपका। 2 नंबर में आपके कुछ बड़े नहीं आएंगे, बस फॉर्मूला बेस्ड आएंगे क्वेश्चन आपके रहने वाले। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 13वां है, गैर रोकड़ मध्य क्या है अथवा रोकड़ बहिर्वाह से क्या आशा है। देख लेते पहले गैर रोकड़ मध्य हम देख लेते क्या होती है। रोकड़ प्रवाह विवरण में गैर रोकड़ लेन देन समांतर नहीं दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण गैर रोकड़ लेन देनों को अलग से नोट या तालिका के द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाना चाहिए। ये लेन देन निम्न हो सकते हैं, जैसे कौन कौन से। पहला, स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्माण। दूसरा है संपत्तियों का उधार क्रय। तीसरा है ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन। ये आपके दिए गैर रोकड़ मध्य के बारे में। ओके, आगे देख लेते हैं। तो रोकड़ बहिर्वाह से क्या सही ये अथवा में पूछा यार हमारा। तो रोकड़ यानी नगद, बहिर्वाह किसी व्यवसाय से बाहर जाने वाली किसी भी नकदी यानी पैसे की स्थिति को दर्शाता है। शब्द में पूरा उसका राज छुपा हुआ। रोकड़ यानी रोकड़ यानी पैसा की बात हो रही, नगद पैसे की बात हो रही है, नगद पैसे की बात। बहिर्वाह यानी बाहर जाने वाला पैसा, बहिर्वाह यानी बाहर जाने वाला। ओके, बहिर यानी बाहर, ओके, बाह्य यानी जाने वाला, बहिर से यानी बाहर, बाह्य यानी जाने वाला। तो जो क्या है जो पैसा बाहर जाए, व्यवसाय के बाहर जाए, वो हमारा क्या रोकड़ बहिर्वाह कहलाता है। तो ऐसा व्यवसाय का ऐसा जो पैसा जो हमारा क्या है, जो हमारा क्या है बाहर जाना है, ओके, वो हमारा क्या है नगदी, वो हमारी क्या कहलाएगा रोकड़ बहिर्वाह कहलाएगा। तो वही बताया जाए, रोकड़ बहिर्वाह किसी व्यवसाय से बाहर जाने वाली नकदी जो हमारा पैसा होता है वो हमारे कहलाता है, उस स्थिति को दर्शाता है। जैसे कर्मचारी को वेतन, अब जो कंपनी में कर्मचारी लगे हैं उनको वेतन देना है, तो वो भी क्या है कंपनी का पैसा क्या बाहर जा रहा है। व्यवसायिक परिसर का जो रखरखाव है, जो भी वहाँ ऑफिस वगैरह बने हैं कंपनी के वगैरह में, ओके, कंपनी को मेंटेन करने में, उसके रखरखाव में, शेयर धारकों के भुगतान में, जो भी अब दे रहे ये सब पैसा क्या कंपनी का क्या बाहर जा रहा है, तो वही क्या है रोकड़ बहिर्वाह कहलाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 14वां है, परिवर्तनशील ऋण पत्र से क्या तात्पर्य है। ओके, तो इससे पहले हम देख लेते हैं परिवर्तनशील ऋण पत्र क्या कहलाते हैं। ये परिवर्तनीय ऋण पत्र, ये परिवर्तनशील ऋण पत्र से तात्पर्य ऐसे ऋण पत्र से है जिन्हें एक निश्चित अवधि में अंशों तथा नए ऋण पत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है। सिंपल है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं,
तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ओके, अब इसको क्या है, अब मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की है इसमें, तो आप एक बार देख लीजिएगा, अपने से स्वयं करने निकाल कीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ क्या है, देखिए जो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे वो तो डायरेक्ट बन जाते हैं, ओके। इसमें क्या है, पूरा तालिका बनाना देना है, ओके। तो मैंने भी क्या है, बहुत जल्दी आपके लिए पूरा सॉल्व करके तैयार किया है, जितना हो सके मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, ओके। क्योंकि अभी आपके लिए कम बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, ओके। तो उसमें मैं आपको समय दे रहा हूँ, तो इसलिए आपने कहा कि जितना मॉडल पेपर सॉल्यूशन है सर आप बता दीजिए, ओके। तो मैंने आपको तैयार किया है, इसे देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15, अपशिष्ट याचना से क्या तात्पर्य है, अथवा क्वेश्चन है अग्रिम याचना का अर्थ लिखिए। तो पहले अपशिष्ट याचना से क्या तात्पर्य पूछे जा रहा है। तो अपशिष्ट याचना वह राशि है जो किसी शेयर धारक ने निर्दिष्ट समय सीमा तक कंपनी को नहीं चुकाई है। यह शेयर धारकों के लिए एक दायित्व है और कंपनी के लिए क्या है, परिसंपत्ति होती है। अपशिष्ट याचना क्या है, अपशिष्ट याचना वह राशि है जो कि शेयर धारक होते हैं, निश्चित समय, जो उनका निश्चित समय है, समय सीमा तक क्या कंपनी को वो नहीं चुकाते हैं, वही क्या कहलाएगा, अपशिष्ट याचना कहलाएगा। अग्रिम याचना का क्या अर्थ होता है, तो कभी कभी क्या है, जब अंश राशि का भुगतान याचना प्राप्त होने से पूर्व ही कर दिया जाता है, और अग्रिम राशि यानी पहले से दे देना, ओके, पहले से क्या भुगतान कर दिया जाता है, तो इस तरह प्राप्त की गई अंगों को राशि को हम कहते हैं अग्रिम याचना या पेशगी मांग कहा जाता है, ओके। इस बार से दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 16, ख्याति की उत्पत्ति के कोई 3 कारण लिखिए। तो ख्याति की उत्पत्ति के कोई 3 कारण कौन कौन से हैं आपके देख सकते हैं। तो पहला, अच्छे स्थान पर दुकान होना, दूसरा अच्छे व्यवहार के कारण, तीसरा हो सकता है शुद्ध माल व उचित मूल्य के कारण। अगर ख्याति की उत्पत्ति कारण यानी आपका ख्याति का मतलब क्या होता है कि पॉपुलरिटी, ओके। कोई भी अगर व्यवसाय कर रहा है आपका प्रसिद्ध कब होगा, जब आप क्या एक अच्छे स्थान पर दुकान खोलते हैं। व्यवसाय यदि बाजार को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता है जहां ग्राहक अधिक संख्या में आते हैं, तो आपका क्या व्यवसाय की बिक्री बढ़ेगी, ओके। दूसरा है अच्छे व्यवहार के कारण, ओके। आप जानते हो जब आप किसी दुकान में अगर जाते हैं वो आपसे अच्छे से बातचीत करता है, ओके, आपको समझाता है, कुछ भी चीज देता है, आप जैसे पूछते हैं बताता है, ओके। तो उसका नेचर अच्छा रहता है, तो आपको लगेगा कि मैं उस दुकान में सामान दोबारा लेने जाऊं। अगर आप जाते हैं अकड़ के बात करता है तो आपको लगेगा कि ये बेकार दुकानदार है, इसके पास नहीं लेना सामान। तो वही होता है कि जिसका अच्छा व्यवहार होता है उसकी दुकान अच्छी चलती है। दूसरा है शुद्ध माल व उचित मूल्य, ओके। जहां अगर आप सामान ले रहे हैं वो आपको सही माल दे रहा है, सही कीमत पर दे रहा है, तो आप क्या वहीं से आप क्या बार बार लेना चाहेंगे, ओके। जैसा हम ग्राहक होने के नाते करते हैं वही आपका समझ के आप लिख सके, कोई सिंपल है आपका, ओके, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा 16वें कथवा है, जय विजय संजय इनके 3:2:1 अनुपात के लाभ में साझा करने वाले साझेदार हैं। वे भविष्य के लाभ को क्या 4:3 के अनुपात में साझा करने में सहमत हुए हैं। अनुपात में परिवर्तन के कारण प्रत्येक साझेदार के लाभ या त्याग लाभ का हमें गणना करनी है। बिल्कुल सिंपल आपका रहने वाला है, देख लेते हैं। तो किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है, ये आपको पूरा सॉल्यूशन रहने वाला है, ओके। JBS मतलब जय विजय संजय, इस प्रकार से शॉर्ट में लिखा गया है, लिख सकते हैं आप। तो ये पुराना अनुपात क्या है, तो इनका अनुपात क्या है, देखिए पहला इनका पुराना जो अनुपात था 3:2:1 में था, यानी टोटल कितने हुए अनुपात, 3, 2, 5, 1, 6, तो 6 हो गया। तो जय के लिए क्या होगा, जय के लिए होगा 3/6, ओके। अब विजय के लिए क्या होगा 2/6, और आपका संजय के लिए 1/6 हो जाएगा। अब नए अनुपात की बात करते हैं, अनुपात क्या है, भविष्य वाला जो हमारा नए अनुपात है, भविष्य वाला 4:3 में जोड़ते हैं, यानी तो क्या हो जाएगा आपका 8, आपका आएगा 8, 4, 3, आपके 7, 1, 8 हो जाएगा, ओके। तो 4/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो पुराना अनुपात निकाल लिया हमने, नया अनुपात निकाल लिया। अब बस हमें क्या क्रम से सभी के भाग निकालने हैं, तो सिंपल है, ओके। भाग निकालने के लिए क्या करना है, पुराने वाले अनुपात में से नए वाले, हमें जो मतलब नए वाले अनुपात से पुराने वाले अनुपात को हरा देना है। तो हमारा क्या है, सभी का क्या है, हमारा निकालेगा वो हिस्सा निकल आएगा। तो जैसे जय का पहले निकालते हैं, तो जय का क्या है 4/8 है नए वाला, पुराना वाला 3/6 है, तो बस 4/8 में से 3/6 घटाएंगे, एलसीएम लेना आपको, लासा लेकर क्या है पूरा सॉल्व करेंगे, ओके। तो आपका क्या आ जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से विजय का हम निकालते हैं भाग, तो विजय का भी सेम इसी प्रकार से, पुराना वाला क्या है विजय के लिए 3, नए वाला क्या है 3/8 है, पुराना वाला 2/6 है, 3/8 में से 2/6 घटा देंगे आपका, ओके। तो आपका निकल आएगा। इसी तरह से आपको संजय का घटाना है, 1/8 में से 1/6 घटाकर निकालना है, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये क्या है, उनका क्या त्यागानुपात हो जाएगा, ओके। तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओके। अब जैसे हमने देखा कि इसमें क्या माइनस आ रहा है, संजय वाले माइनस आ रहे हैं, त्याग अनुपात है, और ये हमारा प्लस आ रहा है, इसको इसलिए विजय को क्या लाभ अनुपात मिल रहा है, ओके। इस क्लियर हो जाता है, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 17। तो आगे प्रश्न 17 इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें क्या है नकल बही प्रविष्टि बनाना, ओके। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, फिर तो बाकी आप क्या है पढ़ते ही समझते हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। मैं आपका काम है कि आपको अच्छे से आपको सॉल्यूशन बता दूं, तो ये आपको पूरा सॉल्यूशन लेने वाला, जनरल इंट्रीज इस प्रकार से बनाना है, ओके। थोड़ा आपको मन में आता है कि पेपर में किस प्रकार से बनाना है, पेपर में क्या किस टाइप से बना सकते हैं, ओके। तो मैंने आपको टॉपर की कॉपी दिखाई है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट की टॉपर की कॉपी दिखाई है। आप क्या प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ओके। एक टॉपर की कॉपी के नाम से प्लेलिस्ट भी है, ओके। तो उसमें आप जाके देखिएगा, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें आप देख लीजिए टॉपर ने किस प्रकार से पेंसिल से लाइन कीजिए, किस प्रकार से पूरा बनाया है, एक बार टॉपर की कॉपी का एनालिसिस कर दिए, तो आपको समझ पेपर में मुझे किस प्रकार से जनरल एंट्रीज करनी है। सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट आप ले सकते हैं, ओके। इस बार से आपको पूरा जनरल एंट्रीज बनाना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं।
प्रश्न से हमारा अथवा में सी में है 17वें के, किसी फर्म में नए व्यक्ति को साझेदार क्यों बनाया जाता है, कोई 3 कारण लिखिए। चलिए देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला, किसी फर्म में अगर नए व्यक्ति को साझेदार बनाना है, ओके, पार्टनर बनाना है, तो उसके क्या क्या तो 3 कारण हो सकते हैं। तो पहला कि अधिक पूंजी की आवश्यकता, हम क्या है, हमारा धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें इस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए और पैसे की आवश्यकता है। तो पैसे कहाँ से लाएंगे, कोई ना कोई व्यक्ति दे हमें, जब उससे वो हमें पैसे देगा तो वो क्या पार्टनर तो बनेगा ही। होगा दूसरे अनुभव और योग्यता, हो सकता है कि अगर नए नए हैं उस एरिया में आपको क्या ज्यादा ज्ञान नहीं, तो आप अनुभवी व्यक्ति को अपने साथ अपने मिलाना चाहें, होगे तो इस प्रकार से भी आप क्या है उसके पार्टनर बना सकते हैं। पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, यानी जो पुराना साझेदार है वो कह रहा है छुट्टी में चला जाता है, अवकाश ग्रहण सिंपल बहुत, इस प्रकार से आप नॉर्मल याद रखिए, छुट्टी में चला जाता है, चला जाता कहता कि ओके ये बिजनेस हट जाता है, तो भैया आपका सीट खाली हो जाती है आपको, तो आप क्या है उसको और दूसरे को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से रहता है, बिल्कुल सिंपल है, तो आपको क्या है समझ के आपको तैयार करना है, चीजें आपको आसान लगने की लगेगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 18वां है, अंश पत्र और ऋण पत्र के कोई 3 अंतर आपको बताना है। तो ये आपका दिया हुआ है, अंश पत्र और ऋण पत्र में 3 अंतर। तो अंश पत्र होता है वो क्या अधिकृत पूंजी के छोटे हिस्से को क्या कहते हैं, हम अंश पत्र कहते हैं, और ऋण पत्र क्या है ऋण प्राप्ति स्वरूप दिया गया प्रमाण पत्र क्या है ऋण पत्र कहलाता है। फिर अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है अंश पत्र में, जबकि ऋण पत्र का भुगतान अनुबंध के तहत एक निश्चित अवधि में किया जाता है। अंशों के धारक कंपनी के सदस्य होते हैं, अंश पत्र में क्या है जो अंशों के धारक कंपनी के क्या है सदस्य होंगे, ऋण पत्र में क्या है कंपनी के सदस्य नहीं होते होंगे, जो ऋण पत्र होता जरूरी नहीं कि क्या है कंपनी के सदस्य हो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 18वें अथवा हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें भी हमें क्या कंपनी की पुस्तकों की आवश्यक पंजी में क्या प्रविष्टि करना है। ओके, तो इस बार से आपका क्वेश्चन है कि अनंत लिमिटेड ने क्या है 100 रुपए वाले 6% और 8000 ऋण पत्र के 10% बट्टी पर निर्गत किए, आवेदन पर 40 रुपए एवं शेष आवंटन पर दे है, कंपनी की पुस्तकों की आवश्यक पंजी प्रविष्टि करनी होगी। चलिए बता दें कैसे आपको बनने वाला है, और आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी होगी और पूरा अच्छे से समझ कर आपको रखना है। मैं आपको शॉर्ट में तो समझा नहीं सकता, वो कहेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन तो 5-6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले होंगे, तो 5-6 क्वेश्चन इस प्रकार से मिलने, लॉन्ग में आपको 4-4 नंबर में यही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और भी आपको 3 नंबर में, मतलब 6-7 क्वेश्चन आप समझ लीजिए। मतलब ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप क्या अकाउंटेंसी में आप क्या है पूरा स्कोर करना चाहते हैं, तो अच्छे से आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन तो मैं आपको इजी लैंग्वेज रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं। इनमें ये प्रैक्टिस पे जैसे मैथ होता है तो आप प्रैक्टिस करिए तभी आपसे बनती है, सब इसी बात से प्रैक्टिस करिएगा, इनको समझ के रखिएगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है, इस बार से आपको इसी आवश्यक पंजी प्रविष्टि करनी है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 19वां है, देख लेते हैं इसे। प्रश्न हमारा 19वां में क्या करना है कि निम्नलिखित मदों की कंपनी की स्थिति में विवरण की किस प्रकार दर्शाया जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। तो ये आपका दिया भूमि भवन का दिया हुआ है, ख्याति का है, विवरण योग्य प्रभूतियां हैं, रोकड़ है, व्यापारिक का हमारे प्राप्ताएं हैं। तो किस प्रकार से आपका बनने वाला, तो उसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, या पीडीएफ चाहते हैं ओके तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, बाकी 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर आप क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ पीडीएफ मटेरियल रहेगा। कम समय अच्छी तैयारी कर पाएंगे, जरूर आपके कोर्स लीजिएगा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है पूरा, तो इस प्रकार से आपको क्या इसमें दर्शाना है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, क्रम से आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अथवा में है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष के प्रमुख शीर्षकों के आपको क्या करना है नाम लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से होने वाला है इसका आंसर। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार चिट्ठे के समांतर दायित्व के अनुसार शीर्षकों के नाम, पहला समता एवं दायित्व पक्ष में तो कौन कौन से, पहले अंशधारी कोष हो जाता है, अंश आवेदन राशि जब तक आवंटन ना हो, गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व, तो ये आपके दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिए, इतना इसका आंसर रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाए प्रश्न 20वां कि यस लिमिटेड का शुद्ध औसत लाभ हमको दिया हुआ प्रतिवर्ष का निवेशित पूंजी है, आय की समान दर प्रतिशत 12% है, साझेदार का परिश्रम क्या है 24,000 रुपए है, अधि लाभ की पूंजी विधि द्वारा में खाद्य की गणना करनी है। तो देख लेते किस प्रकार से आपको खाद्य की गणना करनी है, इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है। अब इंग्लिश में थोड़ा शब्द लिखे हुए हैं ओके, बाकी हिंदी में आप लिख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, औसत लाभ कितना दिया, एवरेज छोटे औसत लाभ दिया हुआ, तो ये हमका दिया हुआ 1,68,000 दिया हुआ, तो वो हमने लिख लिया है। अब इसको क्या माइनस करना पड़ेगा, कौन क्या क्या इसमें माइनस हमें करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हमारा आ जाता है, तो सबसे पहले तो हमें क्या है इसमें माइनस क्या करना है, साझेदार को जो पश्चिम में क्या है 24,000 है, तो 24,000 को लेकर इसको मैंने हम माइनस कर लिया, ओके माइनस लगा दिया, तो हमारा क्या आ जाता है आपका 1,44,000 आ जाता है। ओके, इसके बाद और नॉर्मल प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है, तो 12% की दर पर लिखा हुआ समान दर 12% है, 12% यानी 12 का प्रतिशत यानी 12/100। ओके, तो इसको निकाल के हम देखते हैं, तो हमारा यहाँ क्या आ जाता है 12, ये हमारा क्या 12 लाख ये आ जाता है। ओके, बस अब हमारे जो मेन प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट निकालना है हमारा, तो हमें क्या करना है आपका 1,44,000 में से मैं क्या है ये हमारा 1,20,000 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या बचता है, हमारा तो क्या बचता है 24,000 बचता है, यही हमारा सुपर प्रॉफिट है। बस हमारा ये सब आपके आ जाती है चीजें। अब
बस क्या करना है, ख्याति की गणना से आपको अधिलाभ पूंजी विधि द्वारा करनी है। कर देते हैं हम। ये फॉर्मूला होता है आपका, ओके, क्या फॉर्मूला होता है आपका जो सुपर प्रॉफिट हुआ है आपका, ओके, गुणे 100 बटे होता है आपका रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको दर मिल रही है, ओके, जो आपको दर प्राप्त हो रही है 12% की दर दी हुई है, बस वैल्यू आप पुट कर देते हैं तो हमारे इस प्रकार से आंसर आ जाता है। तो ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो 2 लाख हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाता है, ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में अंतर लिखिए। तो त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में अंतर देख लेते हैं। तो क्या होता है त्याग अनुपात लाभ अनुपात में अंतर, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो ये नए साझेदार के प्रवेश से पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में होने वाली कमी के अनुपात को हम क्या त्याग अनुपात कहते हैं। त्याग अनुपात हमने निकाल के भी देखा भी था किस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनता है त्याग अनुपात लाभ प्राप्ति वाला, तो तैयार करके आपको रखना है, ओके। फिर यहाँ लाभ प्राप्ति के बारे में दिया, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या अवकाश ग्रहण करने पर बचे हुए साझेदारों के लाभ के हिस्से को जिस अनुपात में क्या वृद्धि होती है उसे हम क्या लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। त्याग अनुपात में क्या पुराने साझेदारों के लाभ के अनुपात में क्या कमी आ जाती है, जबकि लाभ प्राप्ति के अनुपात में पुराने साझेदार के लाभ में क्या वृद्धि हो जाती है। क्यों वृद्धि हो जाती है? क्योंकि जो पहले से साझेदार की मृत्यु हो गई है, उसने अवकाश ग्रहण कर लिया है, तो उसके जो क्या होते हैं शेयर होते हैं और लाभ उसका होता है वो भी क्या है और लोगों में बढ़ जाता है, इसलिए क्या है हमें क्या है लाभ के अनुपात में क्या वृद्धि हो जाती है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट भी दिया हुआ है कि त्याग अनुपात की गणना किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु करने के समय की जाती है। नेक्स्ट हम देख ले प्रश्न 21वां, फर्म से निवृत्त होने वाले साझेदारों को दी जाने वाली राशियों की गणना किस प्रकार की जाती है। तो ये आपका दिया हुआ है 3 पॉइंटों के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है कि सल्ले के वर्णित शर्तों के अनुसार एक निवृत्त साझेदार को देय राशि के निर्धारण निम्न रीतियों से किया जाता है। पहला कि निवृत्त साझेदार द्वारा फर्म से प्राप्त की जाने वाली राशियों का निर्धारण, इस प्रकार से दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है आपका निवृत्त साझेदार द्वारा फर्म को भुगतान की जाने वाली राशियों का निर्धारण। तीसरा है निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना। तो ये आपकी 3 दिया हुआ है, ओके, किस प्रकार से हम गणना करते हैं तो तैयार आपको कर लेना है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ आपका 21वें अथवा इस बार से आपका दिया हुआ है, क्या है कि आपका है पारस विकास नितिन ये फर्म है में 3:2:1 के अनुपात में क्या लाभ बांटते हैं, उसको दिया हुआ पूरा आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। अब मैं आपको क्या सॉल्यूशन बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको क्या है इसमें लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है और साझेदारों के पूंजी खाते बनाना है, या 2 खाते आपको तैयार करने हैं। तो चलिए मैं आपको दोनों खाते बताता हूँ किस प्रकार से बनने हैं, ओके। तो सॉल्यूशन तैयार करने में काफी मेहनत लगी होगी, आप समझ सकते हैं क्या क्वेश्चन थे, किस प्रकार से क्वेश्चन थे, फिर मैंने पूरा तैयार किया है, ओके। तो आप क्या वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सपोर्ट रहता तो आगे अभी आपके बोर्ड एग्जाम में मैं एक ही क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करा दूंगा, साथ ही 2 अंक 3 अंक 4 अंक सभी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न आपके लिए लाऊंगा और तैयार करा दूंगा, ओके। देख लीजिए किस प्रकार से आपका रहने वाला है। पहला आपका क्या दिया हुआ है आपको लॉस प्रॉफिट वाला है, लाभ हानि वाला को समायोजन खाता बनाना, तो ये इस प्रकार से आपका बनने वाला, ओके। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिस प्रकार से मैंने बनाया सेम आपको इसी प्रकार से पेपर बनाना, ओके। इसी प्रकार से आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है, दूसरा आपको दूसरा खाता है साझेदारों की पूंजी खाता बनाना है, तो ये साझेदार का पूंजी खाता दिया हुआ है, ओके। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। अब कैसे क्या रहने वाला अलग से अगर आप अब इससे शॉर्ट तो है नहीं कि मैं एक बार में आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, पूरा आपको प्रॉपर तैयार यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बाकी इनको अच्छे से आपको जरूर तैयार करना है, क्योंकि 4 नंबर में आपको ये क्वेश्चन तो आपको रखे ही मिलने वाले हैं इस टाइप के। नेक्स्ट है अंशों के हरण की प्रक्रिया लिखिए, प्रश्न 22 में हमारा। तो देख लेते हैं अंशों के हरण की प्रक्रिया। तो ये आपकी दी है अंशों के हरण की प्रक्रिया, तो इसमें आपको दिया हुआ तैयार कर लेना। अंशों के हरण से आशा क्या है, अंशों को रद्द करने से, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आया था। तो अंशों के हरण से क्या होता है तात्पर्य, तो अंशों के हरण से आशय होता हमारा अंशों का रद्द कर देना, ओके। बाकी इस पर दिया हुआ है पूरा अंशों के हरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से की जाती है अंशों का हरण। जब कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का पूर्ण या आंशिक भुगतान करने में असफल रहता है, जो कंपनी द्वारा मांगी जाती राशि अगर वो नहीं दे पा रहे तो फिर क्या है आपके जो अंश होते हैं शेयर होते हैं उनको क्या है कंपनी ले लेती है। तो कंपनी ऐसे अंशधारी को क्या पत्र के लिए माध्यम से देय राशि का भुगतान करने के लिए याद दिलाती है। तत्पश्चात 14 दिन का स्पष्ट नोटिस देकर ब्याज सहित उसे निर्धारित तिथि का भुगतान करने के लिए कहती है। यदि इस नोटिस के बाद भी अंशधारी देय राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी ऐसे अंशधारी के आवंटित किए गए अंशों को क्या रद्द कर देती है और उसके द्वारा पूर्व में भुगतान की गई अंश राशि को भी क्या जब्त कर लेती है। यह प्रक्रिया अंशों के हरण कहलाती है। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 22 में अथवा किस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। तो इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं किया है अभी, तो आपको तैयार कर लीजिए। सॉल्यूशन तो हो सकता है लेकिन टाइम लगता है, मैं अभी क्या है और अदर कामों में लगा हूं, आपके इंपॉर्टेंट तैयार कर रहा हूं, ओके। तो जितना हुआ मैंने क्या है फास्ट भी आपको सॉल्यूशन तैयार कर लिए, इसे अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा किस बार से क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत संचालन क्रियाओं में रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने की विधि को आपको वर्णन करना है। तो ये आपकी विधियां दी हुई, ओके। कौन कौन सी होती है, संचालन क्रिया को रोकड़ प्रवाह, ओके। इसके बाद है आपकी इसमें प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष, इसमें भी आपकी लेखांकन प्रवाह की 2 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि, वो दिए हुए हैं। तो इस बार से आपको सॉल्यूशन तैयार करना है, आपका कंप्लीट दिया हुआ है, तो अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ओके। अथवा हमारा क्वेश्चन क्या है, अथवा हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ है कि निम्न सूचनाओं के संचालन संबंधी क्रिया को रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है, रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ।
रोकर बड़ा की गणना किस बार से करनी है, ज्यादा सिंपल आपके रहने वाला है। ओके, और ये क्वेश्चन अगर आपसे समझ लेते हैं तो ये आपके क्या है इतना लॉन्ग नहीं। अगर मान ली थ्योरी वाला 4 नंबर क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको क्या ज्यादा लिखना पड़ता है, और ये भी कहा कम समय हो जाएंगे अगर आपसे क्या अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर हो। अच्छी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो स्पीड में ऐसे आप क्या पेपर में कर पाएंगे, कम समय बहुत जल्दी आपका क्या है ये पेपर भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। ओके, अगर ओके तो इसलिए अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है, और ये इसका सॉल्यूशन इस बार से आपको करना है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अलग से मैं इस बार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी क्या कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, 9039534079 दिए 9039534079 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज आपका करके कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, मेरी मेहनत पसंद आई हो। ओके, तो वीडियो को लाइक दोस्तों आप लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।